नमस्कार दोस्तों, परीक्षा संघ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 1773 से लेके 1947 तक के सारे एक्टों के बारे में आपको बताएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो है बराबर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्ट 1773। जैसा कि आप लोगों ने देखा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं उसको अब हम जान लेते हैं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। 1773 एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा एम्पे थे और अन्य न्यायाधीश जो है वो चेस्टर, हाइड, चेम्बर्स, ये तीन अन्य न्यायाधीश हैं। और यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो आप ये बता सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है। तो आप ये बता सकते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई है। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आप ये बता सकते हैं एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। और तीन अन्य न्यायाधीशों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 1784 का एक्ट। 1784 का एक्ट कंपनी के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जो इसके कार्यों का नियंत्रण करे, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और गवर्नर जनरल के काउंसिल में सदस्यों की जो संख्या थी वो 3 से घटाकर 3 कर दी गई थी। और गवर्नर जनरल को जो है वीटो पावर दिया गया था। गवर्नर जनरल को इसी एक्ट के तहत वीटो पावर दिया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीटो पावर गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत दिया गया था। तो आप ये बता सकते हैं कि 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था। ठीक है, इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और आगे जो है सबसे इम्पोर्टेंट है ये एक्ट 1813 वाला। 1813 का जो रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट है, इसमें जो है कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो ख़त्म कर दिया जाता है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार ख़त्म कर दिया जाता है, अर्थात अब अन्य कंपनियां भी जो है भारत में व्यापार कर सकती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हुआ था, केवल कंपनी जो है चीन के और चीन और चाय का एकाधिकार जो है कंपनी के पास बचा हुआ था, अर्थात चीन में जो है वो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकती थी और चाय का जो है एकाधिकार चाय का जो है पूर्ण रूप से व्यापार कर सकती थी। और इसी एक्ट के तहत जो है भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक बजट की बात हुई थी। यहाँ से थोड़ा सा सुधार हुआ था, जो शिक्षा के लिए बजट दिया जाने लगा था गवर्नमेंट की तरफ से। और चौथी चीज़ यहाँ पे हुई थी, जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में आने की अनुमति मिल गई कि वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब ख़त्म किया गया, किस एक्ट के तहत ख़त्म किया गया। तो आप ये बता सकते हैं कि 1813 के एक्ट के तहत ख़त्म किया गया। और चीन और चाय का एकाधिकार बरकरार रखा गया, ये भी आपसे पूछ सकता है किस एक्ट के तहत बरकरार रखा गया। तो आप ये बता सकते हैं
कि 1813 एक्ट के तहत बरकरार रखा गया। और लास्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई? तो आप ये बता सकते हैं कि 1813 के एक्ट के तहत दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं अन्य एक्ट के बारे में, जो आपका है 1833 का एक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक अधिकार मतलब अब कंपनी जो है ट्रेड नहीं कर सकती, अब कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है, अब कंपनी केवल प्रशासनिक कार्य देखेगी, मतलब व्यापारिक कार्य बंद कर दिया जाएगा। इसका जो कारण था, इसमें कंपनी के कर्मचारी अपना व्यापार चलाने लगे थे, अपना व्यक्तिगत व्यापार चलाने लगे थे, इसलिए जो है इसको बंद कर दिया गया। अब कंपनी केवल प्रशासनिक कार्य देखेगी। और दूसरी चीज़ ये हुई थी इसमें कि गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब इसके पद में और वृद्धि कर दी गई। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात मतलब पूरे इंडिया पर इसका कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। और ये देखिए, गवर्नर जनरल के काउंसिल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, मतलब इसका कार्यक्षेत्र जो है बंगाल से बढ़ाकर ऑल ओवर इंडिया कर दिया गया। और गवर्नर जनरल के लिए जो है एक विधिक सलाहकार की नियुक्ति होगी, अर्थात जो है एक विधिक सलाहकार की नियुक्ति होगी जो विधि निर्माण में इसकी सहायता करेगा। और प्रथम विधिक सलाहकार आपको हम बताते हैं कि लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले जो है प्रथम विधिक सलाहकार थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब ख़त्म किया गया? तो 1833 वाले एक्ट के तहत ख़त्म किया गया, और कंपनी केवल अब प्रशासनिक कार्य ही देखी। दो चीज़ें हो गई। और ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया है? तो आप ये बता सकते हैं कि 1833 एक्ट के तहत जो है ये चीज़ की गई है। और यहाँ जो है ये पूछ सकता है कि 1833 एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के प्रथम सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? तो आप बता सकते हैं लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। और आखिरी 1858 का एक्ट जो है, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं इसको हम जानते हैं। इसमें कंपनी का शासन, मतलब जो शासन कंपनी करती थी वो पूर्णतः ख़त्म कर दिया। इसका कारण जो था वो हम आपको बता दें, 1857 का जो है विद्रोह, 1857 के विद्रोह के कारण जो है कंपनी का जो शासन था पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार जो है बहुत पहले से चाहती थी ख़त्म करना, लेकिन उसको कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। तो 1857 की जो क्रांति थी वो सबसे अच्छा रीज़न मिला, और इसके बाद कंपनी का शासन पूर्णतः ख़त्म कर दिया। भारत से कंपनी का शासन ख़त्म हो गया। अब उस शासन को जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया, वहाँ के राजा रानी के हाथ में दे दिया गया। और गवर्नर जनरल जो थे, भारत के जो गवर्नर जनरल आपको पिछले एक्ट में बताए थे 1833 वाले में, कि जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया। वायसराय अर्थात मतलब गवर्नमेंट का प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। और इसके लिए एक भारत सचिव का पद जो है सृजन किया गया। यहाँ से जो है इसकी शक्तियाँ जो हैं कम की गई हैं। भारत सचिव का पद जो है सृजन किया गया, और यह पद जो है ब्रिटिश कैबिनेट का कोई सदस्य ही रहेगा। इस चीज़ की बात हुई है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट का कोई सदस्य ही इस पद पर तैनात होगा, और इसका कार्य होगा प्रशासनिक कार्यों को पूरे भारत में करे, मतलब विधि का नियम बनाए। ठीक है। अब आगे जो एक्ट हैं आपके
वो ये हैं। और इसके लिए भी जो है भारत सचिव, मतलब भारत बहुत बड़ा देश था, तो भारत सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और इसे कहा गया कि भारतीय परिषद या इंडियन काउंसिल इसको बोला गया। ठीक है, तो ये वाला एक्ट जो है 1858 वाला एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार पढ़िएगा। ठीक है, और हम लगा दिए हैं, बना भी दिए हैं, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है उसको उस पर इम्पोर्टेंट का निशान बना दिए हैं। अब 1861 का जो है एक्ट आपको बताते हैं। 1861 के एक्ट में भारतीयों को जो है प्रशासन में भागीदारी दी गई, मतलब सिविल सर्विसेज जो है, मतलब यहाँ से जो है भारतीयों को जो है प्रशासन में भागीदारी दी गई और वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ से वायसराय को अध्यादेश वो जारी कर सकता है, कभी भी परिस्थितियाँ विपरीत हों तो वो अध्यादेश जारी करके शासन को चला सकता है। और इसमें जो है अब आगे हम बात करते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग सुन लीजिए क्या क्या है इसमें है कि भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसमें भारतीय लोग जो है बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे। और आखिरी जो है इसमें इस एक्ट की आखिरी जो बिंदु है वो है कुछ हद तक अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति भी आरंभ की गई, मतलब चुनाव की प्रक्रिया जो है यहाँ से शुरू कर दी गई थी, बहुत थोड़े समय के लिए ही, लेकिन ये है शुरू कर दी गई थी। और हम अब आपको आगे बताते हैं जो है भारत शासन अधिनियम 1909, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है मार्लेमेंटो सुधार, इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार कहा गया। और इसमें जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, मतलब भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ जो है कर दिया गया। मतलब अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ फूट डालने की जो व्यवस्था थी वो इस एक्ट के तहत शुरू कर दी गई थी। और आगे जो है इसमें है कि वायसराय की परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, मतलब वायसराय का जो आपको बताए थे पीछे परिषद बना था उसमें जो है भारतीयों को शामिल किया गया। इंडियन काउंसिल, मतलब इंडियन काउंसिल में भी जो भारतीयों को शामिल किया गया, मतलब भारतीय परिषद किसके लिए बना था? वो बना था भारत सचिव के लिए। और वायसराय की परिषद अलग होती थी, भारतीय परिषद अलग होती थी। तो ये वायसराय की परिषद वायसराय के लिए होती थी और भारतीय परिषद जो है भारत सचिव के लिए होती थी। इसके लिए भी जो है व्यवस्था की गई कि इसमें भी जो भारतीय जो है सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। अब आगे जो है 1919 का जो है एक्ट है, तो 1919 के एक्ट में जो है आपका मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार है। इसमें जो है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार हुआ है और दूसरी चीज़ हुई है प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था आरंभ की गई है। और तीसरा सबसे मुख्य और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सिखों को पृथक निर्वाचन मॉडल का आरंभ किया गया। मतलब यहाँ से सिखों को भी जो है अलग निर्वाचन पद्धति दी गई है, अर्थात मतलब सिखों को भी बांटा जा रहा है। और सबसे आखिरी चीज़ हुई है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात हुई है। मतलब इसमें भी जो है काफ़ी सुधार किए गए, लेकिन सुधार जो है वो भारतीयों के हित में नहीं, वो अंग्रेज़ों के हित में थे। मतलब यहाँ से जो है भारतीयों को और तोड़ा जा रहा है। मतलब ऊपर वाले एक्ट में आप देखे होंगे 1909 वाले में कि
मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई और 1919 वाले में सिखों को मतलब अलग निर्वाचन मंडल। तो धीरे धीरे जो है भारत को तोड़ने की जो है साजिश शुरू की गई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं कि किस एक्ट के बारे में है वो हम आपको बताते हैं। आगे जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है 1935 का जो एक्ट है इसके बारे में बात हुई है। तो इसमें जो है 321 अनुच्छेद हैं इस एक्ट में, 10 अनुसूचियाँ हैं, 14 भाग हैं। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में जो है अनुसूचियों, अनुच्छेद और भागों की बात की गई। तो आप बता सकते हैं 1935 वाले एक्ट में बात की गई है। और इसी एक्ट के लगभग 50% से अधिक चीज़ें जो हैं संविधान में ली गई हैं, अर्थात आप इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट को, किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। तो 1935 वाले अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये बता सकते हैं कि इस अधिनियम में जो आप पिछले वाले 1919 वाले एक्ट में देखा था वहाँ चेंज की जाएगी ये चीज़ें। वहाँ जो है प्रांतों में द्वैत शासन लागू होगा, लेकिन इस एक्ट में भारतीयों द्वारा जब विरोध किया जाएगा तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया जाएगा। ये चीज़ें जो हैं केंद्र में लागू होंगी। और तीसरी चीज़ जो है प्रांतों को स्वायत्तता मिलेगी। प्रांतों को स्वायत्तता मिलेगी मतलब राज्य को भी कुछ कानून बनाने का कुछ अधिकार दिया जाएगा। राज्यों को जो है अपने कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। और शक्तियों का यहाँ से जो है विभाजन शुरू हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन शुरू हो जाएगा। संघीय न्यायपालिका की स्थापना हो जाएगी और अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम के तहत बनाया गया। तो आप ये बता सकते हैं 1935 अधिनियम के तहत बनाया सकता। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो संघीय न्यायालय जो है 1935 एक्ट मतलब अधिनियम के तहत हुई थी। जैसे आपने 1773 में देखा था कि उसमें मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। यहाँ जो है संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ स्थापना वास्तविक रूप से की गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट कहा गया लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट था नहीं, मतलब उसका कार्य क्षेत्र जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जो न्यायालय का कार्य क्षेत्र रहा वो बंगाल और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों का न्यायिक कार्य देखता था, लेकिन ये संपूर्ण भारत का देखेगा। और अखिल भारतीय जो है संघ की बात आपसे बता ही दिए हैं, इसमें जो है ISPCS की नियुक्ति की बात हुई है। और 1947 ये आखिरी है, इसको देख लीजिए। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये माउंटबेटन योजना पर आधारित था। इसमें जो है भारत और पाकिस्तान की जो है मांग को स्वीकृत कर लिया। मांग को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान की मांग को स्वीकृत कर लिया और भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ। मतलब ये एक्ट में दो काम हुआ। माउंटबेटन ने जो है माउंटबेटन योजना पर आधारित था और यहाँ से भारत पाकिस्तान का जो है जन्म हो जाता है, यहाँ से स्वीकृति मिल जाती है। तो ये सारे एक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों में हम आपको बता दिए हैं, स्टार लगा दिए हैं और जो है इम्पोर्टेंट बना भी दिए हैं, टिक कर दिए हैं। तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बार बार पढ़िए, देखते रहिए और इसी तरीके की वीडियो जो है देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि हम और वीडियो ऐसे बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।